स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेने पहुंची। फिलहाल भी वो भारत में ही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने शेख हसीना को पनाह दी है। ऐसा इससे पहले भी हुआ है। भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद पुराने हैं। सन 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर बांग्लादेश को आजाद कराया। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रही हूं जिन्होंने 1971 की जंग में बेहद अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तानी सैनिकों के चंगुल से शेख हसीना और उनके परिवार की जान बचाई। वीर चक्र प्राप्त सेवानिवृत्त कर्नल अशोक कुमार तारा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर मुझसे 71 जो आज़ादी की बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में बात की है। 25 मार्च को जब शेख मुजीब रहमान ने बांग्लादेश को आज़ादी का दावा दिया तो उसमें बहुत हरकत शुरू हुई। वो काफ़ी रिफ्यूजी आने शुरू हो गए और मैं भी उन रिफ्यूजियों के साथ और मुक्तिवानी को ट्रेन करता रहा। अभी हालत बिगड़ते चले गए तो मेरी जो यूनिट 14 गार्ड जो उस टाइम पर मिजोरम थी, चिटागांग के अपोजिट, हमें हुक्म मिला कि आप अगरतला की तरफ आ जाए। तो हम जो है जून जुलाई के महीने में अगरतला आ गए। सितंबर के आखिर में पाकिस्तानी अगरतला के साउथ नीचे दक्षिण में एक जगह है श्रीनगर, वहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने जब कुछ हरकतें शुरू की तो मुझे मेरी बटालियन में, यानी मैं अल्फा कंपनी कमांडर था, मेजर अशोक तारा, मुझे बोला गया आप साउथ में जाइए और जो वहाँ BSF, CRP जो भी पोस्ट है उसको आप रीइंफोर्स करें जिससे कि पाकिस्तानी उसमें हरकत ना कर सके। जब मैं वहाँ गया, वहाँ पहुँचा तो पाकिस्तानियों ने मेरे पर भी फायर किया, मेरा एक जवान भी जख्मी हो गया। ये देखते हुए मैंने दिन में हरकत बंद कर दी और रात के अंदर ही मोर्चे तैयार किए और सब किया। अभी 2-3 दिन गुजरे थे कि वहाँ पर एक धार्मिक दिन वो बनाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कोई हरकत नहीं हो रही तो वो भी एक आधा संतरी को छोड़ के बाकी सिविल ड्रेस में अपने धर्म को मनाने में थे। वही मौका था जिसकी मैं इंतज़ार में था। मैंने जो मेरे पास MMG, मॉर्टर और दूसरे हथियार थे उन सब से उनकी पोस्ट के ऊपर फायर कराया। खुद भी मैं ट्रुप्स के साथ थोड़ा सा उनकी पोजीशन की तरफ डिफेंस ले लिया। वो जो देखते गए और हमारी फायरिंग से उनको काफ़ी कैजुअल्टी हुई। ये देखते हुए उन्होंने सफ़ेद झंडा, शायद वो पहली दफ़ा सफ़ेद झंडा जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उस लड़ाई में दिखाया हो। सफ़ेद झंडा दिखाने का क्या मतलब होता है जो आम लोग नहीं जानते हो शायद? हाँ, सफ़ेद झंडा इसलिए दिखाया था कि हम जो फायर ना करेंगे वो अपना बना लें, लेकिन हमने फिर भी फायर किया। फिर वो दोबारा और बार बार झंडा दिखाया। हमने उनको इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बुलाया और उनको समझाया तो उन्होंने ये हमसे बोला कि हम खुदा की कसम खाते हैं कि हम आपके ऊपर फायर नहीं करेंगे, ना रिफ्यूजी कैंप के ऊपर करेंगे, ठीक है। हमारा भारत और हमारे अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। हम उस चीज़ को समझता था। मैंने फायर नहीं किया, उन्होंने भी फायर बंद कर दिया सफ़ेद झंडा। इसमें इस पूरे वाक़ये में आपकी सूझबूझ से आपने 1971 की जंग में बेहद अहम किरदार निभाया, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश की आज़ादी और शेख हसीना के परिवार का अचानक से पाकिस्तान के चंगुल में चला जाना कैसे हुआ? और उसमें जैसी मेरी जानकारी है कि आपने महज 2 सैनिकों के साथ, वो भी बिना किसी खून खराबे के, शेख हसीना जिनकी उम्र उस वक्त मात्र 24 साल थी, उनको और उनके पूरे परिवार को भी बचाया। 14-15 तारीख दिसंबर हमें हुक्म मिला, मैं लीड कर रहा था कि आप ढाका एयरपोर्ट को कैप्चर करोगे। तो 15 शाम को या रात को हमने उस ढाका एयरपोर्ट पे हमला किया मेरी कंपनी ने। तब तक वो पाकिस्तानियों को शायद डर गए थे, कैजुअल्टी थी या उनको सरेंडर का पता था, वो थोड़े पीछे हट गए। उनके जो है 3 जवान मारे गए, हम 2 हमने कैप्चर के, बाकी वहाँ से चले गए, भाग गए। अभी 16 तारीख शाम को 4 बजे पाकिस्तान ने भारत फौज और बांग्लादेश फौज के सामने सरेंडर कर दिया।
अभी 17 दिसंबर को मुझे हुक्म मिला, आप ढाका एयरपोर्ट और सिक्योर करिए कि लोग आएंगे, भीड़ आनी शुरू हो गई और वीआईपी आ रहे हैं यहाँ पर शिफ्ट करने की। अभी मैं सवेरे 9 बजे कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे सीओ जो कमांडिंग अफसर थे कर्नल वी एन चन्ना, उन्होंने मुझे बाय नेम बुलाया, अशोक इधर आओ। वहाँ पर एक मुक्तिवानी योद्धा जो कि शेख मुजीब का एड भी रह चुका है और फाइटर भी था, उसने बताया मेरे सीओ को कि शेख मुजीब की फैमिली पाकिस्तान की कैद में है और उनको किसी टाइप भी मार देंगे। और एक दिन पहले और ट्राई किया था लेकिन किसी वजह से वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। मेरे कमांडिंग अफसर ने उस चीज़ को आराम से लिया, क्यों कि एक दिन पहले पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुकी थी, तो शायद वो हालत ना हो जैसा वो बता रहा था। जब मुझे बोला गया मैंने भी उसी चीज़ को उसी तरीके से लिया। तो मैं उस मुक्तिवान योद्धा को और 2 जवान साथ लेकर गाड़ी में मैं उधर चला जहाँ पर वो, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद सिचुएशन वैसी ना हो, इतनी सीरियस नहीं हो। हाँ, तो मैं गाड़ी लेके वहाँ पहुँचा। वो धन मंडी के अंदर उनका घर था। जब मैं तकरीबन 100 गज दूर था तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। भारतीय मीडिया के भी थे, बंगला मीडिया के भी थे, बीबीसी के भी थे, लोकल रिपोर्टर थे, कुछ मुक्तिवानी के योद्धा थे और लोकल जो है वहाँ के वो थे। उन्होंने मुझे रोक दिया और बोला आप आगे मत जाओ, जो आगे जाता है पाकिस्तानी उसके ऊपर फायर करते हैं। और अभी कुछ देर पहले उन्होंने हमारे भीड़ के ऊपर ही फायर किया था। फिर उन्होंने मुझे एक कार बताई जो उसके गोलियां लगी हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी पड़ी थी, वो लेडी डॉक्टर की, वो रिपोर्टर भी काम करते थे, वो गए तो उसके ऊपर उन्होंने फायर किया था और उनको मार दिया था मेरे सामने। मैंने सोचा अगर मैं सीनियर अफसर से बात करूंगा मुझसे कई सवाल पूछेंगे, जब तक वो उनको मानेंगे हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास 2 जवान थे, उस पर मैं हमला नहीं कर सकता था, लेकिन इस सब से होते हुए भी सबसे ज़रूरी था जो अंदर फैमिली है घर के उसको बचाना। मैंने सोचा कि मैं अपनी विट्स एंड गट्स, अपनी बुद्धि और से उनको सरेंडर करने के लिए बोलूँगा। तो मैंने अपना हथियार जो है अपने 2 जवानों को दे दिया, बोला आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, आप जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे। जब मैं घर का गेट से तकरीबन 4 से 5 कदम दूरी पर था और ये घर बड़ा नहीं था, वो सिंगल स्टोरी मकान था, 3 बेडरूम वाला और तकरीबन 200 गज के प्लॉट के ऊपर। उसके ऊपर घर के ऊपर बंकर था, उसमें LMG लगी हुई थी। एक गेट के ऊपर बंकर था सेंट्री राइफल के साथ, 2 और बंकर थे उन पर सेंट्री थे। तकरीबन 10 से 12 आदमी वहाँ पर थे हथियारों के साथ। मैंने उनको समझाया, जब उन्होंने मुझे बोला आप पीछे हट जाओ नहीं तो हम आपके ऊपर गोली चला देंगे। मैंने उनको बोला देखिए मैं भारतीय फ़ौज का आदमी यूनिफॉर्म में आपके सामने आया हूँ बिना हथियार के, तो ये बताने के लिए पाकिस्तान सरेंडर कर दिया, आप भी सरेंडर कर दो। जब मैंने ऐसा बात की तो उन्होंने पंजाबी में, और मैं भी पंजाबी था तो मुझे भी उसी लहजे में बात किया। उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी। इतने में एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा, मैंने एकदम इशारा किया ऐसा भारतीय हेलीकॉप्टर आपने देखा है? इसका मतलब है भारतीय फ़ौज ढाका में आ गई है। और तभी ये जो है ये हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ यूनिफॉर्म के अंदर बिना हथियार के, पूरा ढाका पार करके, तो ये आपके लिए ये नहीं है। ये बात काफ़ी देर 20-25 मिनट तक चली रिपीट करते हुए। तो मैंने बोला अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे तो पाकिस्तान भारतीय फ़ौज आएगी, मुक्ति फ़ौज आएगी, वो आपको मार देगी और आपकी डेड बॉडी का क्या होगा वो आपको पता नहीं। और उन्होंने मुझे डराने के लिए एक गोली राउंड फायर किया, मेरे ऊपर नहीं, जो पीछे लोग इकट्ठे हो गए थे उसको दिखने के लिए। मुझे बोला कि आप यहाँ से वापस चले जाए नहीं तो अगली गोली हम आपको मारेंगे। और उसने लोडेड का जो है हथियार को लोड करने का हुक्म दे दिया कमांडर। मैं कमांडर की आँख में देख रहा था। मैंने बोला कि आप अगर मुझे मारते हैं तो जैसे मैंने बताया आप भारतीय फ़ौज मुक्ति आपको मार देगी, आपकी फैमिली जो पाकिस्तान में आपका इंतज़ार कर रही है
आप उसको कभी नहीं मिल सकते। फिर भी वो थोड़े से नरम हो गए, पहले जो उनमें वो था गुस्सा या वो, तो वो उससे थोड़े से नरम हो गए। मैं समझ गया इस चीज़ को। मैंने उनको दोबारा बताया कि आप फैमिली को मिलना चाहते हैं तो मैं आपको सरेंडर कर दीजिए, आपके हेडक्वार्टर पहुँचाऊँगा और आप जो है पाकिस्तान जा सकते हैं। अंदर से आवाज़ आई, जो सामने खिड़की थी जैसे 15 गज 10-15 गज के ऊपर, उन्होंने बोला ये बहुत जुल्मी है, इन पे कोई विश्वास मत करो, ये किसी के ऊपर किसी गोली चला सकते हैं और कोई भी गलत हरकत कर सकते हैं। ये आवाज़ थी शेख मुजीराम की पत्नी की, और शेख हसीना जी उधर थी, उनकी छोटी बहन रिहाना, भाई रसल थे। मैंने बोले हाथ से इशारा उनको किया, मतलब कि ठीक है, लेकिन मेरी नज़र अपनी कमांडर पे रखी, क्यों मैं नहीं चाहता था कि जो मैंने आज साइकोलॉजिस्ट पे डोमिनेट किया है बातचीत से, वो ब्रेक हो जाए और वो कुछ और सोच ले। वो ना सोचने के लिए मैंने उसके ऊपर कहा। जब मैं रिपीट करता रहा उसके बातें करते हुए, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम अपने कमांडर से बात करेंगे और फिर आपके ऊपर बात करेंगे। मैंने बोला देखिए, आपकी टेलीफोन लाइनें कट गई हैं, लड़ाई के अंदर जो बची थी वो कट गई हैं, आपके अफसर्स ने सरेंडर कर दिया है, अभी आप कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप डिले करेंगे। जैसा मैंने पहले बोला, आप सिर्फ फैमिली को नहीं, आपके बच्चे भी जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जान के इस चीज़ को बोला, फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं आपके, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप 10 मिनट से यहाँ लड़ रहे हैं, ना आपकी डेड बॉडी उनको मिलेगी और आप भी नहीं मिलेंगे। तो वो सरेंडर करने को तैयार हो गए। जब सरेंडर करने को तैयार हो गए, वो सब हथियार उनके लोडेड थे और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने कहा अपने हथियार वहीं छोड़ दीजिए और आप नीचे आ जाओ। वो हथियार छोड़कर नीचे आ गए। मैंने दोनों जवानों को बुलाया, उनको गाड़ियों में उठाया और भेज दिया। इसी दौरान मैंने घर का दरवाज़ा खोला। शेख मुजीब रहमान की पत्नी, बंग माता जिसे बोलते हैं, शेख हसीना जी, उनसे वो बाहर आए और जो बंग माता हैं उन्होंने मुझे गले में लगाया और बोला कि आपको खुदा ने भेजा है हमको बचाने के लिए, आप मेरे बेटे समान हैं। और इसी तरह जो शेख हसीना थी, उन्होंने मैं एक भाई का रिश्ते को बताया। अभी ये जब बात हुई थी, एक मिस्टर खोखा है जो कि शेख मुजीब रहमान के कज़न थे और उनके नीचे एड भी रह चुके हैं और उसके साथ काम किया आज़ादी का। तो वो उनके हाथ में बांग्लादेश का झंडा था, वो उन्होंने शेख हसीना जी को दिया और वो झंडा शेख हसीना ने बांग्लादेश का मुझे दिया और बोला आप ऊपर ये झंडा लगा दीजिए और पाकिस्तान का झंडा हटा दीजिए। मैं ऊपर गया, पाकिस्तान का झंडा मैंने नीचे फेंक दिया, बांग्लादेश का झंडा मैंने लगाया और सब जो बंग माता ने पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर जो है झंडे के पाँव रखा था, सामने जॉब से बोला जय बांग्ला। और जहाँ तक मुझे बांग्लादेश में बताया गया कि आप पहले आदमी हैं जिसने शेख मुजीब रहमान के घर के ऊपर बांग्लादेश की आज़ादी का झंडा लगाया। और उसके बाद मुझे बोला गया कि आप जो है उनका लुक आफ्टर करें। मेरी यूनिट जो 14 गार्ड थी और दूसरी यूनिटों को हुक्म मिला आप ढाका से बाहर निकल जाए और बांग्लादेश से आउट हो जाए, क्यों फौज का जो मकसद था, एम था, वो पूरा हो गया था। लेकिन मुझे बोला गया कि आप यहाँ रहेंगे जब तक कि शेख मुजीब रहमान नहीं आ जाते, क्योंकि शेख मुजीब रहमान पाकिस्तान में थे और वहाँ से उनको मालूम लगा कि मेजर शौक तारा ने उनकी फैमिली को बचाया है। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे मिलना चाहते हैं। तो उस दौरान वो 10 जनवरी को आए और मेरी मुलाकात उनके साथ जब उन्होंने मुझे बुलाया 12 जनवरी को उनके घर के ऊपर। और इस दौरान मेरा जो है जो लोकल लोग थे उनसे और बाकी लोगों से मिलाप रहा। 12 जनवरी को जब मैं शेख मुजीब रहमान साहब के घर में गया तो उन्होंने बड़े ही इज़्ज़त के साथ मुझे बुलाया और बोला कि आपने मेरी फैमिली को बचाया है, आप मेरे बेटा हैं, आपके साथ ये फैमिली फ़ोटो होगी जिसको मैं अपने घर में रखूँगा। तो बाद में फ़ोटो की और वो उन्होंने वहाँ पे रखी। वाह, अद्भुत। ये पूरा वाकया जब मैं सुन रही थी
तो एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि 1971 का वो जंग जिसके बारे में सुनकर हम इस तरह से अज्यूम करते हैं कि गोलियां चली होंगी, जो कि चली भी थी, लेकिन शेख हसीना और उनके परिवार को बचाने का पूरा सिलसिला, ये पूरा प्रकरण बंदूक के नोक पर नहीं बल्कि सूझबूझ से हुआ। उसके बाद किस तरह के संबंध रहे शेख हसीना और उनके परिवार के साथ? जी, ऐसा है कि जब शेख मुजीब रहमान वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो छोटी बहन है रेहाना, वो मुझे भाई दादा, जो बंगाली में भाई को बोलते हैं, उन्होंने मुझे 2-3 पत्र भी लिखे थे और मैंने भी दिया जवाब। तो शायद आर्मी सिक्योरिटी या पॉलिटिक्स उनको वो नहीं मिले थे, लेकिन ये जो कंफर्मेशन है, ये शेख हसीना जी ने जब वो इंडिया के अंदर थी, दोबारा बांग्लादेश जाने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने खुद बोला कि हमारी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, जीवन है, वो मेजर तारा ने, जो भारतीय फौज के हैं, उन्होंने मेरी माता की, बहन की और भाई की जान बचाई थी। और वो और जो छोटी बहन रेहाना है, उनका आपस में थोड़ा सा पत्रघर भी था। तो ये वो लिंक था। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी 2021 के अंदर, 2012 के अंदर मुझे ढाका बुलाया गया और वहाँ पर उन्होंने मुझे बांग्लादेश का सबसे ऊंचा अवार्ड, द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, जो है वो दिया गया। ये तमाम बातें जब हम कर रहे हैं सर इतिहास की, इस वक्त बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह से शेख हसीना यहाँ भारत में पनाह लेने को मजबूर हुई हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? दुख होता है? इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसा आपने पहले पूछा था, मेरा बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश को, मुझे बच्चे भी मुझे बांग्लादेशी बोलते हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी बांग्लादेश जो जुड़ाव है, हाँ, उनके साथ लगा था। ये बल्कि प्रधानमंत्री जो हुआ है, दुख का बात है, उससे पहले एक किताब मेरे पे बांग्लादेश में लिखी गई थी, बंगबंधु अशोक तारा बंगला के अंदर, ये द ग्रेट रेस्क्यू इस किताब का नाम है। ये मेरी फ़ोटो है, ये मिस्टर खोखा की है, ये शेख मुजीब रहमान है, ये उनका बेटा शेख कमाल है, ये छोटा बेटा फजल कमाल है, ये बांगा माता है, ये उनका सबसे छोटा बेटा फैसल है। एक किताब उस वाक़े का व्याख्यान करती है जिस प्रकरण में सर ने शेख हसीना और उनके परिवार को पाकिस्तानी आर्मी की गिरफ्त से उनकी जान बचाई थी। तो बांग्लादेश के साथ संबंध कितने पुराने, कितने निराले और कितने अच्छे हैं आज भी, इसका ये एक उदाहरण है। तो मौजूदा परिस्थिति में हम बात कर रहे थे, जो अभी आपको एक चीज़ जो हमको समझनी है, वो शेख हसीना जी को नहीं हटाया गया, ये बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया है, जिससे कि जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या प्रॉक्सी में छुप के जिन्होंने इसको कार्रवाई की है, इसके अंदर ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, और अब नई प्लानिंग नहीं, काफ़ी देर से है, और इसका असर बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसको जो करने वाले पहले जो अपोजिट पार्टी थी वो पाकिस्तान थी, जो उन्होंने कभी मंजूर नहीं किया कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है, वो इसको अपना ईस्ट पाकिस्तान ही बनाना चाहते थे। इसके साथ ICI आ गया है, इस्लामिक कंट्रीज आ गई हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात चाइना, क्योंकि नेपाल में भी इसका है, वो भारत को कमज़ोर करना चाहता है, और उसने भी पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये कार्रवाई की है, पाकिस्तान इस्लामिक फोर्सेस से मिलके साथ। और जो भारत का अरुणाचल साइड है, उसके ऊपर चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है, तो उधर से वो अपनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अगर भारत कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह जो अमेरिका है, वो भी जो है बांग्लादेश के अंदर अपना डालना चाहता है, वहाँ जो आइलैंड है वहाँ पर अपना प्रॉक्सी में, अगर नॉट डायरेक्टली नहीं है, छुप के कि अपने हथियार दे, वहाँ बेस लगाए, अपना कंट्रोल में रखे, चाहे उसके अंदर बांग्लादेशी फौजी हो। ये क्यों किया कर रहे हैं? एक तो जो दुनिया में लड़ाई हो रही है उसको आप समझिए,
दूसरा जो है, जो साउथ जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है, उसको डोमिनेट करना है, जिससे कि भारत बांग्लादेश अलग रहे और भारत एक कमज़ोर स्टेट बन जाए, मिलिट्री, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। और जो उनका पर्पस है, जो उनका एम है, मेन एम, कि साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट करना, वो कर सके। सर, आर्मी में रहते हुए आपने दो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और बॉर्डर्स पे जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको आपने बहुत करीब से देखा है, समझा है, बल्कि जिया है। तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है, जिसको आप बहुत बड़ी साजिश कह रहे हैं, प्लानिंग कह रहे हैं, ये भारत को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश है और भारत पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कमज़ोर करने की कोशिश नहीं, कमज़ोर कर दिया है। क्यों? अभी भारत को जो पॉलिटिकल इफेक्ट है, ठीक है, जो सपोर्ट, ये भारत और बांग्लादेश दो भाई की तरह थे, एक बड़ा भाई, छोटा भाई। बिजनेस, मिलिट्री सपोर्ट आपको ज़्यादा नहीं देनी पड़ती थी ईस्टर्न साइड के ऊपर। और जो आपकी जो छोटी स्टेट्स हैं, मिजोरम, नागालैंड, वो सेफ थी। क्यों? कि बांग्लादेश आपका फ्रेंड है। अभी ये जो फोर्सेज आ जाएंगी, ये उन स्टेट के अंदर रिलीजन के ऊपर, कम्युनिटी के बेसिक के ऊपर, क्योंकि वहाँ सम स्टेट क्रिश्चियंस की हैं, कुछ हिंदूज की है, कोई डोमिनेट दूसरी कम्युनिटी, उसको जो है एक्सप्लॉइट करेंगे, जिससे कि इंडिया का पॉलिटिकल कमज़ोर पड़े, ईस्टर्न सेक्टर कमज़ोर पड़े और ये जो है बिजनेस और जो बाकी है इस पर इफेक्ट पड़े। आप अगर आर्मी अभी कम थी उधर, अभी आप और आर्मी लानी पड़ेगी और खर्च करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इससे पाकिस्तान, वेस्ट साइड से और चाइना, आपको अरुणाचल, भूटान साइड से, तिब्बत साइड से आपको ट्रबल करेगा, जिससे कि आपकी जो प्रोग्रेस है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनती है, उसमें थोड़ी बाधा आए, वो जो है खराब हो जाए और भारत जो एक कमज़ोर देश बन जाए और डिपेंड करे। तो कर्नल अशोक कुमार तारा जी से हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, जो 1971 की लड़ाई, बांग्लादेश की लिबरेशन की लड़ाई और बांग्लादेश में उनको हाईएस्ट ऑनर से जिस तरह से नवाजा गया, उसके तमाम वाक़यों का हम जिक्र कर रहे हैं। साथ ही चिंता ये भी जताई जा रही है कि बांग्लादेश में जो मौजूदा परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वो बांग्लादेश के खिलाफ ही एक बड़ी साजिश नहीं है, बल्कि भारत को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश में की गई है। इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द जब हम बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कम बात होती है गंगा सागर की लड़ाई को लेकर के, चूँकि बांग्लादेश के लिबरेशन की जो लड़ाई हुई उसमें आपका किरदार इतना ज़्यादा अहम और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि सारी अटेंशन उधर ही चली गई। बहुत कम बात होती है गंगा सागर की लड़ाई में आपने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके लिए भी आपको सम्मानित किया गया था। तो ये बैटल ऑफ गंगा सागर क्या था और उसमें क्या किरदार था? गंगा सागर की बैटल की लड़ाई के बारे में पूछा जाए तो गंगा सागर स्टेशन जो है, वैसे बोला अगरतला के अपोजिट 5 किलोमीटर है। ये जो स्टेशन था, ये रेलवे लाइन जो कोमिला से आती थी उसको डोमिनेट करता था, और जो हाईवे था कोमिला से अखोड़ा और आगे जाने वाला नॉर्थ की तरफ, उसको डोमिनेट करता था। और जो हमारी फॉर्मेशन थी 4 कोर और 57, उसका जो टारगेट था मेन, वो अखोड़ा जंक्शन था। अगर हम गंगा साहब पकड़ लेते हैं, उनको वो पकड़ना आसान हो जाएगा। क्यों? कि पाकिस्तानी जो फौज है उस टाइम पर, वो जो है रीइंफोर्स नहीं कर सकती और पीछे हटेगी तो हम उसके पीछे उसको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन और प्लान ये था, जहाँ तक मुझे बताया गया, कि वो टैंकों के साथ, आरटी के साथ और दूसरी यूनिट की सपोर्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करना। हमने सिर्फ जाकर उनको साइड से सिक्योर करना है। जब हमने उसको देखने गए, रेकी करने गए, तो देखा कि गंगा सागर रेलवे स्टेशन जो है पूरा फोर्टिफाइड हुआ है। चाहे तो बंकर है, माइंस हैं और एंटी टैंक माइंस लगी हुई हैं। ऊपर घर में जो लोग हैं वहाँ एमजी वगैरह लगी हैं, और जो ज़मीन है वो दलदल है। उस दलदल ज़मीन में टैंक या आदमी चलना बहुत मुश्किल है। इतने में मैंने देखा कि एक स्टेशन वैगन जो पाकिस्तानी रेलवे लाइन के ऊपर पुश धक्का लगा रहे थे, तो एकदम मुझे स्ट्राइक किया कि यहाँ पर या तो माइन है नहीं, ऑब्स्टिकल नहीं है, या है तो बहुत हल्की है, और क्योंकि वहाँ से पाकिस्तानी अटैक की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं वापस आया अपने ग्रुप के साथ, मेरे साथ मेजर कोहली भी थे, और बाद में हमारे 22 मेजर क्षत्रिया
प्रेम क्षत्रिय जी थे, उनके साथ मिलकर हमने सीओ को मनाने की कोशिश की, लेकिन सीओ साहब मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि ऊपर प्लान बना हुआ है और सवेरे प्लान होना है और शाम को हम उनको चेंज करने की बात कर रहे हैं इतने लेवल के ऊपर। लेकिन मैं मजबूत रहा, मैंने बोला कि आप एक और पेट्रोल भेजो और चेक कराओ। फिर एक और पेट्रोल भेजा गया, वो भी यही खबर लाया और मैं अपने साथ साथ ये कहा कि नहीं, हम जो है रेलवे लाइन के साथ हमला करेंगे, आप ऊपर बता दीजिए। ऊपर वालों को बताया, किसी तरीके से वो मान गए। तो 3 दिसंबर शाम को 8 बजे के नज़दीक हम थोड़ा हरकत की और हमने रेलवे लाइन को टच किया। अब रेलवे लाइन के दाहिने तरफ मेरी कंपनी थी, मैं लीड कर रहा था उसको, मेरी और कमांडो टाइप की टैक्टिक्स ट्रुप्स को लीड करना। अब बाईं तरफ जो मैंने बताया पहले, वो मेजर कोहली से वो कर रहे थे। और जैसे मैंने अभी पहले बातचीत में बताया, जब सब आगे कर रहे थे तो एक बंकर जो है, पहला बंकर जो है वो रेलवे लाइन के ऊपर, जो उसको उन्होंने कवर करने के लिए बनाया था, उससे आवाज़ आई कौन है। तो हमारे साथ जो सूबेदार शाह सिंह थे, उन्होंने बोला बाहर आओ देखो। वो समझ गए, फायर किया। ये जो शाह साहब जख्मी हो गए, गिर गए। क्योंकि मैं आगे उनके साथ था, मैंने पोजीशन लिया, मोटर कॉकटेल जिसको पेट्रोल बम बोलते हैं वो मैंने फेंका, बंकर में आग लग गई और जो ग्रेनेड था वो मैंने उसको डाल दिया। जब ये हरकत हुई तो ऊपर से फायर आना शुरू हो गया हमारे ऊपर। फिर भी हमने जो सामने से मुझे फायर आई थी, क्रॉल करके उसको खींचा और मेरे जवान जो थोड़े जख्मी हुए थे वो रुक गए और जो ये पाकिस्तानी भागने की कोशिश की, हमने मार दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऊपर से एक एमएमजी फायर कर रही थी जिसने हमें दबा दिया, रोक दिया था। तो ब्रेवो कंपनी को जो लीड कर रहे थे वो लास्ट नाइक अल्बर्ट इक्का आदिवासी, वो ज़ख्मी हो गए थे। फिर भी वो एडवांस हुए, दोबारा उनको आर्टिफिशियल या कुछ ज़ख्मी हो गए, फिर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो कराल करते हुए वो दुश्मन के एमएमजी के पास पहुँचे, वो खड़े होकर, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पर थे, उन्होंने ग्रेनेड फेंका और वो बंकर टूट गया, बर्बाद हो गया। वो पाकिस्तानी विड्रॉ होने शुरू हुए और हमने उसी टाइम पर हमला किया। और इस लड़ाई की एक चीज़ और थी, सिर्फ ये नहीं कि हम कंपनी कमांडर ने बड़े प्लान को चेंज कर दिया, बल्कि वहाँ हाथ से हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, जिससे क्लोज कम्बैट ऐसे जैसे लड़ते हैं। ये लड़ाई हमारी 1 घंटे तक चली और इसके अंदर हमारे 50 जवान ज़ख्मी हो गए और 11 जवान की डेथ हो गई। पाकिस्तानियों के 20 जो है ज़ख्मी हुए और 11 आदमी पकड़े गए, बाकी जो है छोड़ के भाग गए। वो पकड़ने के बाद फिर जो हमारी बड़ी फॉर्मेशन थी, उन्होंने अपना अखड़ा के ऊपर हमला किया। ये गंगा सागर की है, ये लड़ाई जो है ये सिखलाई के बरखिलाफ थी और किसी को भी नहीं थी। बल्कि जब हमारे जनरल सगर साहब आए थे, कोर कमांडर, जब उन्होंने देखा, कहता मैं कभी सपने में भी नहीं देख सकता कि आप इतनी छोटी सी बंद के ऊपर इतनी फाइल, सिंगल फाइल के अंदर गए, जो कि एक खुदकुशी सुसाइडल अटैक था। और अगर पाकिस्तान को पहले पता लग जाता तो बहुत ही हैवी कैजुअलिटी होती और शायद हम इसको नहीं पकड़ सकते थे। वो मेरा इरादा, मेरी जो ट्रेनिंग है, जैसा भी है, मैंने उस इरादे को लेकर मैं चला था और मुझे खुशी है कि हम उसको पकड़ सके और सक्सेसफुल हुए। और इसके लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था मेजर अशोक तारा जी को। और ये किताब है उनकी, जिसके बारे में फ़िलहाल ये छोटी इंटरव्यू है और हम संक्षेप में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वीरता के अनगिनत किस्से इस किताब में हैं, फिर चाहे वो 1971 की जंग हो या फिर ऑपरेशन गंगा सागर। और एक आखिरी सवाल आपसे, इस वक्त बॉर्डर पर भारत के लिए जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है हर तरफ से, फिर चाहे हम चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और अब बांग्लादेश के साथ भी परिस्थिति सामान्य नहीं है, इन सब के मद्देनज़र जब भारत आज़ादी का एक और दिवस मनाने जा रहा है आगामी 15 अगस्त को, भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे यहाँ नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वो कर रहे हैं कि जो जवान हैं, यंग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें वो जज्बा है देश के लिए, वो एक जज्बा पैदा करें और ये सबके अंदर ये हो कि मोदी जी जो है ए लीडर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया।
तो जब ये जज्बा आ जाता है तो वो देश के अंदर सिर्फ आज़ादी या बाहर दुश्मन के नहीं, बल्कि उसके अंदर अपने आप को पहले बाहर नौकरी ढूंढने के बजाय हिंदुस्तान के अंदर ही, भारत के अंदर ही वो ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे कि भारत जो है स्ट्रांग बने। वो मेरा यही कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आज की हालत के अंदर सब एक दूसरे को नुक्ताचीनी से काटने की कोशिश ना करें, बल्कि जो भी आपस में मिल के सरकार जो है मोदी की उनके साथ मिल के ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा यूनिटी एकता लाए, जिससे कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्क भी भारत को इस चीज़ को फेस करे। और जो इरादा चाइना या अमेरिका या अदर कंट्री का है कि भारत को या साउथ ईस्ट एशिया को कब्जा करना, वो कमज़ोर नहीं होगा जब तक कि भारत एक मजबूत है। और भारत तभी मजबूत होगा जबकि उसके जो जवान है, जो यंग ब्लड है, जो जोश है, जिसमें कर सकते हैं, जो वो जो है जिसको हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, वो जो वेल्थ जो है अगर हम उसको ठीक करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं कि हमारे जवान जो है मोदी जी की नेतागिरी के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। तो बहुत बड़ा संदेश है हम सब के लिए। कहीं ना कहीं भारत के युवाओं को, जो यंग ब्लड है, जो यंग इंडिया है, उसको अपनी प्राथमिकताओं को क्लियर करके एकजुट होकर राष्ट्र हित में काम करने की ज़रूरत है। साथ ही सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि देश में भी छोटी मोटी राजनीति से परे होकर एकजुटता के साथ आने की ज़रूरत है, ताकि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत वो विश्व गुरु बन सके जिसका हम सब सपना देखते हैं। फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। नमस्कार, जय हिंद।